नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीएसटी पर बहस हो रही है। क्या यह बहस विपक्ष के बीच हो रही है या जनता भी तरह तरह के टैक्स से त्रस्त महंगाई और जीएसटी पर बहस कर रही है? वो जनता कहां चली गई जो महंगाई से परेशान हुआ करती थी? उसकी इस परेशानी को लेकर फिल्में बना करती थी, गाने लिखे जाते थे, सीरियल बनते थे। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई, उस वक्त एक फिल्म आई, फंस गए रे ओबामा। 2010 में पीपली लाइव आई, जिसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, महंगाई डायन खाए जात है। उस समय महंगाई को लेकर आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन में लोग पहुंच रहे थे, इसके गाने को बजा भी रहे थे। महंगाई इतनी लोकप्रिय हो गई कि पीपली लाइव के बाद 2013 में एक और फिल्म आती है, सारे जहां से महंगा। आज वैसे भी विश्व श्रोता दिवस है, तो आप साथ देंगे तो आपको काफी कुछ सुनाई देगा। केवल गाना ही नहीं, डायलॉग भी, और इसी के सहारे जीएसटी का ऐसा विश्लेषण करेंगे कि आप YouTube में जाकर 10 बार देखेंगे। YouTube पर बहुत से लोग लाइव देख भी रहे हैं। सारे जहां से महंगा दिलचस्प नाम है। निर्देशक अंशुल शर्मा की फिल्म है और अभिनय संजय मिश्रा और अन्य कलाकारों का। इस फिल्म को देखते ही लगता है कि आप फिल्म देखने नहीं बल्कि महंगाई के खिलाफ किसी प्रदर्शन में पहुंच गए हैं। महंगाई को लेकर जो उस समय बोला जा रहा था, वैसे ही डायलॉग इस फिल्म में है। पता चलता है कि उस वक्त महंगाई को लेकर समाज और सिनेमा किस तरह से बातें कर रहे थे। फिल्म की शुरुआत का हिस्सा महंगाई की बात से आगे बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको काफी कुछ याद आने वाला है। और जानते हो आज देश में क्यों हो रही है इतनी महंगाई? क्यों खाना पीना इतना मुश्किल हो गया है? क्योंकि हमें चीजें महंगी बेचकर सारा पैसा बाहर विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। देश में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। सही कह रहा है वेद पर, पैसा ना है देश में। सही। और पता है हमारा कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है? 280 लाख करोड़। भाई साहब एक मिनट 280 लाख या करोड़? अरे 280 लाख करोड़। ये क्या होता है भाई? गिन ले, 280 के बाद कितनी बिंदियां लगी है? ये तो अंडे की दुकान लगा रखी। और ये सारा पैसा हमारा पैसा है। अजी ये हमारा कैसे हो गया? क्यों नहीं, हमने ही तो महंगे दामों में चीजें खरीद के इन लोगों को पैसे दिए हैं। और ये सारा पैसा काला धन है, काला धन। अरे अभी तो कह रहे थे हमारा पैसा है और अभी कह रहे हैं काला धन है। अरे हमारा नहीं है इसलिए तो काला है, हमसे तो ले लिया ना। तो जानते हो अगर ये सारा पैसा हमारे देश में वापस आ जाए तो देश के हर आदमी को 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। 4 लाख? एक आदमी को 4 लाख, सोचो। 4 लाख? जी हाँ, हर आदमी को 4 लाख। और औरतों को 10 रुपए। हुआ भी यही, 10 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। काला धन कितना आया किसी को पता नहीं। पर क्या यह संयोग नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के कहने से पहले फिल्मों के जरिए भी यह बात घर घर पहुंचाई जा रही थी कि काला धन आएगा तो हर आदमी के खाते में 4 लाख रुपए आएंगे। अमित शाह ने प्रधानमंत्री के बयान को चुनावों के बाद जुमला बता दिया। लेकिन क्या यह रहस्य जैसा नहीं लगता कि जो डायलॉग सिनेमा में पहले आ चुका था वही राजनीति में छाया हुआ है, या दोनों बहुत आसपास के समय के हैं? क्या यह सब अलग अलग रूप से हो रहा था या संगठित रूप से किया जा रहा था? लोग फिल्मों के जरिए भी काला धन के आ जाने पर अपने खाते में 4-4 लाख रुपए आने का सपना देख रहे थे, और वही सपना उन्हें राजनीति के जरिए भी दिखाया जा रहा था। 30 मार्च 2014 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि कांग्रेस सरकार काला धन लाने से हिचक क्यों रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसका है। एनडीए विदेशों में जमा काला धन लेकर आएगी। चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये बताइए, एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाने वाले थे।
अब आम आदमी को पता ही नहीं कि कितना पैसा उसकी जेब से टैक्स के रूप में निकल गया, आने की तो छोड़ दीजिए। बेशक जनता पुराने बयानों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन उन बयानों का मतलब तो है ही। इसी तरह जीएसटी पर बयान है कि गेहूं, चावल, लस्सी, छाछ पर जीएसटी नहीं है, लेकिन अब उसी पर जीएसटी है। 17 जून 2022 के scroll.in की वेबसाइट पर एक विश्लेषण छपा है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा रुपया 14 साल में सबसे अधिक हो गया है, 30,500 करोड़ हो गया है। पिछले साल 20,700 करोड़ जमा था। इसे भी ध्यान से सुनिए कि स्विस बैंक में जमा राशि काला धन नहीं है, ऐसी कोई जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं है। बस यह जानकारी है कि स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा काफी बढ़ गया है, 30,500 करोड़ हो गया है। यह और बात है कि 2014 के पहले स्विस बैंक में जमा हर पैसे को काला धन कह दिया जाता था और राशि कुछ भी बता दी जाती थी, 2 लाख करोड़ से लेकर कुछ भी। आज तक उतनी राशि का पता नहीं चला। दिसंबर 2021 में राज्यसभा में सरकार ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विदेशी बैंकों में जमा कितना पैसा काला धन है, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन तब भारत की जनता एक झूठ को गले लगा रही थी, आने वाले समय में झूठ के साथ गले लगे रहने के लिए। आपको याद तो है ना कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी सरकार का पहला फैसला क्या था? काला धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन करना। उसकी रिपोर्ट कहां है, क्या नतीजे सामने आए, थोड़ा आप भी गूगल सर्च किया कीजिए। देश में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। सही कह रहा है वेद पर, पैसा ना है देश में। सही। और पता है हमारा कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है? 280 लाख करोड़। भाई साहब एक मिनट 280 लाख या करोड़? अरे 280 लाख करोड़। ये क्या होता है भाई? गिन ले, 280 के बाद कितनी बिंदियां लगी है? ये तो अंडे की दुकान लगा रखी। और ये सारा पैसा हमारा पैसा है। अजी ये हमारा कैसे हो गया? क्यों नहीं, हमने ही तो महंगे दामों में चीजें खरीद के इन लोगों को पैसे दिए हैं। और ये सारा पैसा काला धन है, काला धन। अरे अभी तो कह रहे थे हमारा पैसा है और अभी कह रहे हैं काला धन है। अरे हमारा नहीं है इसलिए तो काला है, हमसे तो ले लिया ना। तो जानते हो अगर ये सारा पैसा हमारे देश में वापस आ जाए तो देश के हर आदमी को 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। 4 लाख? एक आदमी को 4 लाख, सोचो। 4 लाख? जी हाँ, हर आदमी को 4 लाख। और औरतों को 10 रुपए। इस संवाद को दोबारा सुनाया जाना बहुत जरूरी था। सारे जहां से महंगा का उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप याद कर सकें कि एक वक्त था जब फिल्मों में महंगाई को लेकर राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र ही पढ़ा जा सकता था और कोई रोक टोक नहीं थी। इस फिल्म का प्रमोशन मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी होता है। YouTube पर इसका वीडियो है, लेकिन हम उस सीरियल का वीडियो यहां नहीं दिखा सकते। सारे जहां से महंगा का प्रमोशन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होता है। सीरियल के भीतर का सीन इस तरह से बनाया जाता है कि फिल्म के प्रचार के लिए निकले संजय मिश्रा तारक मेहता से कहते हैं फिल्म महंगी नहीं है, फिल्म महंगाई पर है। तारक मेहता कहते हैं महंगाई से उनकी कमर टूट गई है और एक किरदार कहता है महंगाई के कारण उसकी कमर ही दिखनी बंद हो गई। क्या ऐसी फिल्में अब बन सकती हैं जिसमें नायक लाल किले पर चढ़कर कहता हो कि टैक्स से दम घुट रहा? लोग हंसने के बजाय उस पर मुकदमा कर देंगे और फिल्म निर्देशक के अलावा कलाकारों को घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। या ऐसा नहीं होगा? आप ही बेहतर बता सकते हैं। इस फिल्म का एक गाना बेहद स्मार्ट है, लेफ्ट से लग गई, सेंटर से लग गई, राइट से लग गई। गाना लिखने वाला आर्थिक नीतियों की ठीक समझ रखता हो। साल 2 साल बाद महंगाई तो तब तक बढ़ती रहेगी, उसका क्या करोगे सोचो। सारे जहां से महंगा, ऐसा कोई नाम अब रख दे तो उस पर मुकदमा ना हो जाए कि भारत का अपमान कर दिया। हर दौर का सिनेमा अलग होता है, लेकिन सिनेमा में उस दौर की जनता की बात पहुंच ही जाती है। इस दौर में भले महंगाई पर फिल्म ना बने, लेकिन क्या जनता महंगाई पर इतनी भी बात नहीं करती कि कोई अपनी फिल्म का डायलॉग ऐसा ही लिख दे कि यहां की हवा पर भी जीएसटी है और सांस पर पुलिस? यह वो भारत है जहां चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ता है, बेमतलब ही किसी को उठाकर जल्दबाजी में जेल में डाल दिया जाता है। सेंसर क्या करेगा अलग विषय है, लेकिन क्या कोई फिल्मकार ऐसे संवाद को शामिल करने का रिस्क उठाएगा?
यही नहीं, अब तो मुहावरों पर भी आफत है। अब आप महंगाई में आटा गीला नहीं कर पाएंगे। आपको सोचना चाहिए था कि अगर इतनी महंगाई में आटा गीला करेंगे तो एक दिन सरकार की नजर आटे पर पड़ सकती है। आटे पर 5% जीएसटी के बाद महंगाई में आटा गीला करना अब आसान नहीं रहेगा। आपको याद होगा कि गर्म करने के बाद खाने के लिए तैयार पराठे पर 18% जीएसटी लगी थी। किसी ने इसे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के कर्नाटक बेंच में चुनौती दे दी। कोर्ट ने फैसला दिया कि तैयार पराठे को गर्म कर खाना होता है, इसलिए यह फैसला सही है। जब आप पराठे पर जीएसटी दे सकते हैं तो आटे पर क्यों नहीं? यही नहीं, पवन ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की पर भी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। नवंबर 2019 में रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए हैं। लोगों ने तालियां बजाई। जुलाई 2022 में इन सभी पर जीएसटी लग गई है। दूध, दही, मक्खन, लस्सी, इन सब आइटम्स पे जीएसटी आज से लगेगा। फिलहाल क्या रेट है दूध, दही वगैरह? फिलहाल 54 रुपये लीटर है दूध का। उससे भी अगर एक्स्ट्रा लेते हैं तो 60 रुपीज़ लीटर है। और बटर में अभी 5 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई है जी। कब बढ़ोतरी हुई है? अभी ये 10 दिन हुआ होगा। और अगर आज से जीएसटी लग जा रही है तो मान के चलिए 5 रुपये 10 रुपये तो बढ़ना ही बढ़ना है। 60 रुपीज़ तो हो ही जाना। कस्टमर हमसे पूछता है कि इसकी महंगाई इतनी क्यों हो रही है, तो हम कैसे उनको बताएं कि जीएसटी का वो रूल है, आगे सरकार की तरफ से ऐसा हो रहा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ हमारी शॉप की दिन की मान के चलिए 80-90 हज़ार रुपये थी सेल, वहाँ घट के 50 से 60 हज़ार, 20-30 हज़ार का नुकसान हो रहा है। जीएसटी का जो फैसला है चेक, लूज चेक पे और चेकबुक पे 18% का, आप अपना नाम बताइए, उसको कैसे देखते हैं? नाम बता दीजिए। मेरा नाम जहीर अहमद है जी। और ये जो भी कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं 18% है। 18% टैक्सेस है। अब ये मार भी लगा रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। बस ये समझ लीजिए इसमें कितनी कंज्यूमर को परेशानियां हो रही हैं। ऑनलाइन हर एक के पास थोड़ी होता है ऑनलाइन। हम तो पुराने आदमी हैं, अपने हिसाब से जो है अपना काम करते हैं। चेकबुक लेकर आए हैं पैसे निकालने के लिए। आप चेकबुक लेकर भी आए हैं? चेकबुक लेकर आए हैं, चेक लेकर आए हैं। 18% अगर कटेगा तो हम कहाँ दे पाएंगे गरीब आदमी। ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ और उसके बाद सर कहाँ से दे पाऊंगा हमें गरीब आदमी। 18% पहले से चेकबुक है आपके पास? हाँ जी है। और अब जो 18% लग रहा है तो क्या करेंगे? अब नहीं लेंगे सर, कैंसिल करा देंगे सर। गेहूं, आटा, दाल, चावल, इन सब पर, इससे आपके बिजनेस पर किस तरह का असर पड़ेगा और कंज्यूमर पे किस तरह का असर पड़ेगा? सरकार से हमारा अनुरोध है, ये अब कल तक हम 85 बेच रहे थे स्मोक, आज ये 90 बेच रहे हैं। अब हम कल 85 रुपए का रेट था, आज 90 रुपए बेच रहे हैं। इसके ऊपर हमें स्टाफ रखना पड़ेगा जीएसटी भरने के लिए। वैसे ही अभी अगर देखा जाए मिडिल क्लास इंसान के लिए तो ऑलरेडी सब्जी, फ्रूट्स इतने महंगे हैं। और अगर हम बिस्किट भी खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर ये वैट रहेगा 5% का, तो एक आम इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइव करना। आपकी कमाई कितनी घटी है और तरह तरह के टैक्स कितने बढ़े हैं, इन सब पर ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त जो भी जीएसटी को लेकर रो रहे हैं, उन्हें जल्दी ही गर्व करने का शानदार मौका मिलने जा रहा है। सभी देशवासियों के लिए एक नया अभियान आ रहा है, हर घर तिरंगा। राष्ट्रध्वज हाथ से बना हो या मशीन से, पॉलिएस्टर से बना हो या किसी अन्य कपड़े से, उसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इन 3 दिनों के दौरान 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। पीआईबी की प्रेस रिलीज में लिखा है कि 3 दिनों तक लोगों को तिरंगा फहराना होगा और तिरंगे के माध्यम से फिर से अपने आप को भारत माता की सेवा में समर्पित करेंगे। याद रखें, आपको फिर से भारत माता की सेवा में समर्पित करना है। सरकार मानती है कि यह कार्यक्रम देश में देशभक्ति की एक नई भावना जगाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। लोगों से कहा जाएगा कि 22 जुलाई से ही देश का प्रत्येक व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा की तस्वीर लगाए। हरघरतिरंगा.com नाम से एक वेबसाइट बना दी गई है। कहा गया है कि अगर आप अपने घर पर झंडा फहराकर भारत सरकार की इस डेडिकेटेड वेबसाइट पर अपनी सेल्फी डालते हैं तो 13 तारीख से ही इस अभियान को गति मिल जाएगी। 2 साल बाद ऐसा अभियान आ रहा है। आप भी कितना मिस कर रहे हो?
जमाना हो गया जब आपने 22 मार्च 2020 को कोरोना को भगाने के लिए शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए दरवाजों, खिड़कियों और बालकनी में खड़े होकर थालियां बजाई थी, टन 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 टन। 5 अप्रैल 2020 को आखिरी बार आपने रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाया। 2 साल के बाद ऐसा सामूहिक अभियान आ रहा है जिसमें आप टैक्स से लेकर हर तरह का दुख भूलकर एक सामूहिक उत्सव के उत्साह में समाहित हो जाएंगे। एक बार फिर से एक राष्ट्र एक व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए आपको मौका मिलने जा रहा है, सौभाग्य दिया जा रहा है। घर घर मोदी राजनीतिक नारा था, लेकिन अब हर घर तिरंगा नारा आपके भीतर राष्ट्र के प्रति जज्बा पैदा करने आ रहा है। जनता के लिए मुश्किल वक्त है, वो दही, पनीर, आटा पर जीएसटी लगने के विरोध की तैयारी करे या हर घर तिरंगा की। व्यापारी और विपक्ष तो आंदोलन करेंगे, लेकिन जनता की भागीदारी हर घर तिरंगा में होगी, क्योंकि हर घर में हर नागरिक तिरंगा को प्यार करता है। वह नहीं चाहेगा कि कोई उस पर संदेह करे। 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा की सप्लाई कम नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए सरकार ने हर घर तिरंगा.com वेबसाइट पर सप्लायरों के नाम और फोन नंबर भी दे दिए हैं। 11 सप्लायरों में से 4 गाजियाबाद, दिल्ली, कोलकाता और गुरुग्राम के हैं। बाकी 5 सूरत और अहमदाबाद के हैं। जिन 3 सप्लायरों के शहर के नाम नहीं दिए गए हैं वे भी सूरत के लगते हैं। सूरत आप जानते हैं टेक्सटाइल का सेंटर भी है। गाडिया एंटरप्राइजेस सूरत गुजरात, फेयरडील कॉरपोरेशन सूरत, कुश लिंकर्स अहमदाबाद, निपुण टेक्नोविव्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत, नोना लाइफस्टाइल सूरत। एक झंडे की कीमत 15 से 50 रुपए बताई गई है। अगर आप 25 रुपए के औसत से हिसाब लगाएं तो 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जनता अपनी जेब से 500 करोड़ के झंडे लगाएगी। इतने झंडे बिकेंगे। चूंकि कई जगहों पर आयोजन भी होता है तो उसका खर्चा अलग से भी आप जोड़ सकते हैं। कितना व्यापार बढ़ जाएगा, आर्थिक गतिविधि तेज हो जाएगी। इस तरह से पॉजिटिव सोचिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2000 संरक्षित इमारतों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम बनाया है, जहां आसपास के लोगों को आमंत्रित किया जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी या अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान लाया गया है। जब यह अभियान नहीं था तब भी भारत की जनता ने 2-3 साल तक पेट्रोल और डीजल पर भयंकर उत्पाद शुल्क देकर दिखा दिया कि वह देश के लिए टैक्स देने में कभी पीछे नहीं हटेगी। विपक्ष जनता की भावना को ना तो तब समझ पाया ना अब समझ पा रहा है। मार्च और दिसंबर 2021 में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बाबत जवाब दिए हैं। उसके अनुसार 2014-15 में पेट्रोल, डीजल और गैस पर उत्पाद शुल्क से 74,158 करोड़ रुपए टैक्स मिले थे। 2016-17 में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से वसूली 2,42,000 करोड़ से अधिक हो गई। 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से 3,72,970 करोड़ रुपए की टैक्स की वसूली हुई। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में 66% ज्यादा उत्पाद शुल्क से वसूली हुई थी। दिसंबर 2021 में सरकार ने राज्यसभा में यह बताया था कि मार्च 2020 से लेकर मई 2020 में पेट्रोल पर 60% टैक्स बढ़ा, डीजल पर तो टैक्स 101% बढ़ा। जो जनता 60 से 100% टैक्स बढ़ने को स्वीकार कर सकती है, इसका मतलब है वो 12 से 18% जीएसटी भी दे सकती है। लेकिन उस समय मंत्रीगण उत्पाद शुल्क और 100 रुपया लीटर पेट्रोल का खूब बचाव कर रहे थे। इसी तरह का बचाव अब भी हो रहा है। तब कोई कहता था कि मुफ्त अनाज योजना चल रही है, इसके लिए पैसे कहां आएंगे, पेट्रोल महंगा है। कोई कहता था मुफ्त टीका दिया जा रहा है, इसलिए पेट्रोल पर टैक्स ज्यादा है। आपसे ही पैसा लेकर आपको जो चीज दी जा रही थी उसे मुफ्त भी कहा जा रहा था और आपको सुनाई नहीं दे रहा था। आज विश्व श्रोता दिवस है, आज कम से कम सुन लीजिए। Now, I'm not the finance minister, therefore I don't think that's an appropriate answer for me to give. But all I can tell you, and because it's relevant here, that the 32 rupees a litre that we collect provides us the ability to provide all these welfare services, including 1 billion vaccine. इसी तरह जीएसटी का बचाव किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए टैक्स का आधार बढ़ाना बहुत जरूरी है।
विपक्ष सकारात्मक सुझाव दे कि कैसे जीएसटी बढ़े, इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है। पेट्रोल पर 60% और डीजल पर 101% टैक्स बढ़ाने का अगर बचाव हो सकता है तो 5 और 18% जीएसटी का तो और भी आसानी से हो जाएगा। ट्विटर पर जीएसटी की नई दरों के समर्थक खूब तर्क दे रहे हैं महंगाई के सपोर्टर की तरह। इस हैंडल ने लिखा है कि जब पूरी आबादी का 6 से 7% हिस्सा प्रत्यक्ष कर देता है तो देश कैसे चलेगा। जीएसटी की दरों की आलोचना करने से पहले वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट का बेहतर समाधान भी तो लेकर आइए। सरकार खुशी खुशी उसे लागू कर देगी। रोना धोना बंद कीजिए, केवल समाधान बताएं। अंग्रेजी में था, हिंदी में अनुवाद किया। इस हैंडल ने लिखा है कि जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन सभी के लिए होना चाहिए। वित्त मंत्री से आग्रह है कि बिना एसी वाले परिवहनों पर भी 5% टैक्स लगाएं। इस हैंडल ने लिखा है, तो आप क्या चाहते हैं? श्रीलंका ने जो किया उसकी तरह रेवड़ियां बांटी जाएं, टैक्स घटा दें? आपके सुझाव क्या है? टैक्स बढ़ाने के अलावा देश के मुखिया और क्या कर सकते हैं? क्या आप इस्तीफे के अलावा कुछ और सुझाव दे सकते हैं? इस हैंडल ने लिखा है, क्या सभी एमएलए एमपी जनता के टैक्स से फ्री की रेवड़ियां नहीं लेते हैं? आप भी तो जनता के पैसों से सभी वीआईपी सुविधाएं लेते हो। आम पब्लिक बेचारी अपना परिवार को कम खिला करके टैक्स भरती है और सुविधाएं अब जाकर कुछ ढंग की हुई हैं, कहीं कहीं केवल। इस ट्वीट में अनिल कोहली ने लिखा है कि जीएसटी काउंसिल में विरोध क्यों नहीं किया? संसद में व्यवधान डालना देश के संसाधनों को बर्बाद करना है। यह विपक्ष का दोहरापन है कि जीएसटी काउंसिल में जीएसटी दरों का समर्थन करे और संसद में विरोध, या केवल केंद्र सरकार का अकेले का फैसला नहीं है। क्या विपक्ष की सरकारों ने जीएसटी काउंसिल में जीएसटी दरों का समर्थन किया? जीएसटी काउंसिल की वेबसाइट पर 47वें बैठक के मिनट्स नहीं है जिसमें यह फैसला हुआ। आमतौर पर मिनट्स डाल दिए जाते हैं जिससे अंदाजा हो जाता है कि किसने क्या कहा। 44वें दौर की बैठक के बाद के मिनट्स नहीं है। क्यों नहीं है? आप भी चेक कर सकते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि वित्तीय घाटा इतना ज्यादा है कि टैक्स बढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन इस पर बहस ही नहीं है कि यह घाटा क्यों इतना अधिक पहुंच गया है। खाने पीने की जो चीजें हैं, खाद्यान्न जो पदार्थ है, उस पे जो है 5% जीएसटी लगाया गया। जब जीएसटी लॉन्च किया जा रहा था तब क्या कहा गया? ये कहा गया था कि इन सब चीज़ों पे दूध, दही, आटा, इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स फ्री रहेगा। आज जो है फिर सरकार ने ठग लिया, फिर मोदी जी ने ठगा, उनकी सरकार ने ठगा। महंगाई चरम सीमा पर है और आश्चर्य की बात यह है कि 5% खाने पीने की चीज़ें दूध दही पे लगाई गई है, आटा पे लगाया गया है, चावल पे लगाया गया है, जो गरीब खरीदता है, जिससे गरीब अपना पेट भरता है। लेकिन अगर आप हीरा खरीदोगे जो अमीर खरीदते हैं, उस पे केवल 1.5% ही जीएसटी है। तो ये कहाँ का न्याय है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो खाने पीने की वस्तुएं थी उन पे भी आज टैक्स लगा के उनको महंगा कर दिया है। मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। इतनी महंगाई के जमाने के अंदर दिल्ली सरकार लोगों को महंगाई से थोड़ी सी रियायत दे रही है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जीएसटी जो है ये सही नहीं है, जो आपने खाने पीने की चीज़ों पर लगाया है इसको वापस लिया जाए। यह सवाल तो है कि इतना टैक्स देने के बाद क्या जनता की आर्थिक शक्ति मजबूत हो रही है, जिसके कारण उस पर तरह तरह के और भी टैक्स लादे जा रहे हैं। एक तरफ जीएसटी का संग्रह बढ़ रहा है, तब फिर टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है? जीएसटी सपोर्टर शायद इस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। द वायर में प्रोफेसर अरुण कुमार ने लिखा है कि अगर जीएसटी सही तरीके से लागू हो रही है, तब संगठित क्षेत्र की कर चोरियां क्यों बढ़ रही हैं? मीडिया में आप फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की खबरें देखते ही रहते होंगे। गूगल सर्च कर लीजिए। पैक्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क पर जीएसटी लगने का विरोध क्यों हो रहा है? 5% जीएसटी लगने के कारण अनेक सामान्य वस्तुएं महंगे होने वाली है, जिसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न, पैक्ड दही, बटर, लस्सी आदि अनेक उत्पाद हैं जिन पर आज से 5% का टैक्स लगेगा। वहीं चेकबुक अब जब बैंक देगा
तो चेकबुक पर 18% का टैक्स लगाएगा। इसके अलावा पेंसिल, शार्पनर जैसी अनेक वस्तुओं पर 18% कर लगेगा, जिसके कारण से सारी वस्तुएं महंगी होंगी। 5 साल के जीएसटी के इस सफर में अनेक परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आगामी 26 जुलाई से भोपाल से एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। और यह राष्ट्रीय आंदोलन जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए और जीएसटी के नियम एवं कानूनों की नए सिरे से समीक्षा कर उनको सरल बनाने के लिए है। 14 जुलाई 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान छपा है। उन्हीं के कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। तब राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि जीएसटी की अलग अलग दरों की जगह एक दर होनी चाहिए। इसके जवाब में अरुण जेटली ने कहा कि खाने पीने की चीजों पर 0 टैक्स लगना चाहिए। आम आदमी से जुड़ी चीजों पर न्यूनतम जीएसटी 5% की होनी चाहिए। हम सभी आइटम पर एक दर से टैक्स नहीं लगा सकते। क्या गेहूं, चावल, चीनी पर मर्सिडीज कार के बराबर टैक्स लगाया जा सकता है? फिर इन पर टैक्स क्यों लगाया गया है इस बार? आज हीरे पर जीएसटी बढ़ाने के बाद भी 1.5% है और स्याही पर 18%। ये 2017 की बात थी अरुण जेटली की, 2019 में प्रधानमंत्री की बात थी, 2022 में दोनों की बातें बदल चुकी हैं। यही तो अमृतकाल है कि स्याही पर टैक्स ज्यादा है, हीरे पर कम है। मुकुल गुप्ता जीएसटी से जुड़े मामलों के जानकार हैं। उनका कहना है कि 28 जून 2017 के नोटिफिकेशन के मुताबिक 149 आइटम को जीएसटी से बाहर रखा गया। 13 जुलाई 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार 137 आइटम ही जीएसटी मुक्त हैं। इस दौरान 16 आइटम पर जीएसटी लगा दी गई तो 4 आइटम से जीएसटी हटाई गई। मुकुल गुप्ता का मानना है कि आम लोगों की क्रय शक्ति घटी है, ऐसे में उसकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी का भार उचित नहीं है। रेशनलाइजेशन या रेट बढ़ाने से आम नागरिक के ऊपर बोझ बढ़ेगा। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे दही, लस्सी, बटर मिल्क, इसके ऊपर सीधे सीधे 5% का प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल हनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल हनी अभी तक टैक्सेबल नहीं था, उसको टैक्स नेट में लाया गया है। इसी तरह से पंप्स जो आम भारतीय कृषि यूज करती है, सबमर्सिबल पंप या एक्सियल फ्लो पंप्स, उन पे पहले 15% का रेट था, अब 18% हो गया। इसी तरह से सॉर्टिंग मशीन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर 12% था, अभी 18% कर दिया। चेक्स जो लूज चेक्स हैं या चेक बुक्स हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं था, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब देखिए जीएसटी में जो आउटवर्ड सप्लायर है उसको सरकार ने इन बढ़े हुए प्रतिशतों का टैक्स चार्ज करने की एक लेजिटिमेटली लीगल पावर दे दी। वो ये टैक्स चार्ज करेगा, किससे करेगा? आम भारतीय नागरिक से करेगा, जो कंज्यूमर है उससे करेगा। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव कंज्यूमर की पॉकेट पर एडवर्सली पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कुछ स्तर पर और कुछ स्तर तक आईटीसी का लाभ व्यापारी ले पाएगा, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी हमारे यहाँ अभी ये है कि जीएसटी में आईटीसी कितना लाभ लेके व्यापारी आगे क्या कॉस्ट लगा रहा है कंज्यूमर के लिए, वो उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी चेकिंग भी नहीं है। सरकार अभी तक ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है कि ये व्यापारी के स्तर पर, हर स्तर पर ये देख सके कि आउटवर्ड टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल कितना आ रहा है, उसका बेनिफिट व्यापारी ने अल्टीमेट कस्टमर को दिया है या नहीं दिया है। इसका मैकेनिज्म अभी व्यवस्थित रूप में सरकार नहीं लगा पाई है। तो सरकार का ये कहना कि सब इससे दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आईटीसी का लाभ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे वीट, राइस, सीरियल्स, खांडसारी शुगर, मखाना, गुड़, प्रिपेयर्ड फूड प्रोडक्ट्स, फ्रोजन मीट, ये सब चीजों पर रेट 5% लगाया गया है, जहां लेबल्ड और
प्री पैक्ड गुड्स की बात कही गई है। तो पहले भी ये ब्रांडेड गुड्स के रूप में जो सेल होती थी उनके ऊपर भी 5% था, अब भी 5% है। जो छूट दी है सरकार ने एक तरह से, और वो क्लैरिफिकेशन के थ्रू दी है, जबकि क्लैरिफिकेशन के थ्रू नहीं देनी चाहिए। इतनी बड़ी छूट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देनी चाहिए, क्योंकि कल को इस पर सवाल न उठ खड़े हों कि 25 केजी से ऊपर की जो पैकिंग का माल है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये कल सरकार ने एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। मेरा मानना यह है कि चूंकि जीएसटी काउंसिल में यह चीज तय की गई थी कि 25 केजी से ऊपर के माल पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये चीज सीधी तरीके से नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को जारी करनी चाहिए थी, ना कि एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू। व्यापारियों के संगठन कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यापारी से राहत मान रहे हैं कि जो इस टैक्स के दायरे में आएंगे उन्हें इनपुट क्रेडिट मिल जाएगी और खुली सामग्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत में हाथ से खाने की संस्कृति है। चम्मच और कांटा चम्मच पर जीएसटी 12 से 18% अगर लगा ही दी गई तो व्यापारी संगठन इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण लगता है लोग काफी लिखने लगे हैं, इसलिए प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक, पेंसिल, कटर और पेपर नाइफ्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। 2022 में आप जानते ही हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है, इसलिए सबमर्सिबल पंप, ट्यूबवेल, टरबाइन पंप पर जीएसटी 12 से 18% कर दी गई और किसान बहुत खुश हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, दे देंगे। जिन होटलों के कमरों का किराया 1000 से कम है उन पर भी जीएसटी लगेगी और अस्पतालों में 5000 से अधिक के कमरे पर 5% जीएसटी लगने वाली है। प्राइवेट अस्पताल में आज से इलाज करवाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जो खासतौर पे कमरों की बात है, जो 5000 रुपए से ज्यादा के कमरे होंगे उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अब तक जो हॉस्पिटल की सर्विसेज होती थी वो एग्जेम्प्टेड थी जीएसटी के कैटेगरी से, लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि अब हॉस्पिटल की सर्विसेज भी इसके दायरे में आएगी। हालांकि आईसीयू पर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कमरे हैं 5000 रुपए से ज्यादा वाले, 5000 अगर 1 रुपया हो जाता है तो उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा और सीधे तौर पर मरीजों पे उसका भार आएगा। हॉस्पिटल में अब ये तो है नहीं कि सभी मतलब पैसे वाले लोग ही आते हैं, बीमार तो हर आदमी होता है, सभी लोग बीमार होते हैं। गरीब आदमी भी आएगा तो वो सोच के आएगा यार अब 5% जीएसटी देना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए मतलब जो चीज अब तक नहीं लागू हो रही थी वो अब लागू कर दिया गया। कैसे महंगाई की मार को सहेंगे आम जनता? इससे एक महंगाई से सब परेशान हाल हैं, फिर उस पर जीएसटी और ये आराम करने है, थोड़ा है कि मजबूरी में आए, मजबूरी पर मजबूरी, मुसीबत पर मुसीबत की हो जाएगी। ये सही नहीं है। भारत की जीडीपी में टैक्स का आधार दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। सरकार चाहती है कि जीडीपी का कम से कम 20% तक का हिस्सा टैक्स से आए। सही बात है, लेकिन तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में क्यों नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि टैक्स का पैसा ईमानदार लोगों की जेब में आएगा? ऐसे बयानों पर आज तक सफाई नहीं आई कि क्यों कहा, आएगा या नहीं, या हिमाचल प्रदेश के लोग इंतजार करें या छोड़ दें। लेकिन जो ईमानदार से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाएगी। और हमारा हिमाचल तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी में ही सब लोग है, बंदी इनकम वाले हैं, बेचारे इनकम टैक्स भरना पड़ता है, उनको इसका फायदा मिलेगा। फ्लैशबैक में बयानों और खबरों को देखा कीजिए। रिवर्स रीडिंग कल्चर की बहुत जरूरत है। आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नजर आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर के मामले में सुनवाई हुई। जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने उसके खिलाफ 6 एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें याचिका देखने का समय नहीं मिला, इसलिए आज सुनवाई ना हो। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इस तरह की टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। वृंदा ग्रोवर ने बताया कि जुबैर पर एफआईआर के लिए 28 राज्यों में इनाम की घोषणा हुई है।
हाथरस में 2, लखीमपुर खीरी में 1, सीतापुर में 1, गाजियाबाद में 1 मामला दर्ज हुआ है। सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। दिल्ली वाले मामले में जमानत मिल चुकी है। 4 जुलाई को जब हाथरस में एफआईआर हुई तब तक जुबैर एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में। जुबैर को जान से मार देने की धमकी दी गई। यूपी पुलिस ने उन ट्विटर हैंडल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वृंदा ग्रोवर कहती हैं कि मैं उनके लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रही हूं, जैसे सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट को नोटिस जारी करना होगा और कहा कि बुधवार को अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी। तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब एक मामले में उसे अंतरिम जमानत मिलती है लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है या दुष्चक्र परेशान करने वाला है, इसके बाद हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 मामलों में संरक्षण दे दिया है। आदेश जारी हुआ है कि 5 एफआईआर पर यूपी पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। जुबैर का केस कानून की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। महंगाई को लेकर मुकदमे का एक ही हाल है। अब तो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में गिरफ्तारियां होने लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि उन्हें सिंगापुर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वे कोई अपराधी तो नहीं है। आम आदमी हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो या कोई मुख्यमंत्री हो, सबकी हालत एक जैसी हो गई है। इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। संसद में सभी सांसदों और देश की सभी राज्यों की राजधानियों में वहां के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले। इन चुनावों में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है, लेकिन विपक्ष के बंटने की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। अनुमान के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को 60% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। आज हुए मतदान में संसद में 736 में से 728 सांसदों ने वोट डाले। 8 सांसद अलग अलग वजहों से वोट डालने नहीं आए। राज्य विधानसभाओं के 4225 विधायकों में से भी 99% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 11 राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु में 100% मतदान हुआ। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनावों के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनावों की बारी है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ पेशे से वकील रहे हैं और 1989 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। जुलाई 2019 में वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के साथ खींचतान की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे। जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की साझा उम्मीदवार और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा से होगा। मार्गरेट अल्वा मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। संसद में एनडीए का बहुमत देखते हुए इस चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत तय मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में सोमवार सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुल पर एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और नीचे उफनती नर्मदा नदी में जा गिरी। यह बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक बस में 13-14 लोग ही सवार थे और हादसे में किसी को भी बचाया नहीं जा सका। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।